नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशित क्लासेस में। और पार्ट 1 जो आप तक अपलोड हो चुका है, आप में से बहुत से स्टूडेंट उसे देख चुके हैं और 1 घंटे में 5 टॉपिक का पूरा सार आप तक पहुंचाया मैंने। और मैं गारंटेड बोलता हूं कि जिस दिन आपका पेपर आएगा, 2 दिन बाद जब पेपर आएगा रीट का, तो इन 3 क्लासों का आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद थैंक्स आप ही बोलोगे, मुझे पूरा यकीन है अपनी मेहनत पर। एट प्रेजेंट रात के 10 बज रहे हैं, सॉरी 10 बज चुके हैं। मैं 10 बजे ही अपलोड स्टार्ट कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं, जैसा कि मैंने कहा था, 11 बजे तक अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। 11:30 तक अपलोड होगी, या फिर मैं हो सकता है सुबह जल्दी कर दूं, जो भी होगा मैं देख लूँगा। लेकिन याद रखें, इन क्लासेस का आपको फ़ायदा होगा। और प्लीज़ आप मेरी मेहनत को भी समझें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस लगाएं, क्योंकि आंखें लाल है, बुरा हाल है, फिर भी करना कमाल है। बिल्कुल, आप लोगों को भी आंखें लाल है और बुरा हाल है, लेकिन करना कुछ कमाल है। तो हम सब मिलकर धमाल करेंगे। देखिए, सबका जो टारगेट है 30/30 हम ज़रूर पूरा करेंगे। चलिए, तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की सबकी बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज सेकंड वाले जो हैं उनके लिए कल एक वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। मैं बहुत स्पीड से हूं, मेरी क्लास को आज कोई स्पीड से नहीं देख सकता है, मतलब और 2 वो है ना, 2 की स्पीड करते हैं, उससे कोई नहीं देख पाएगा। चलिए, तो हम वाक्य करते हैं। वाक्य करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि वाक्य होता क्या है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, वही वाक्य कहलाता है। जैसे भाई, समूह ही वाक्य नहीं होता। जैसे है, जाता, राम, घर, ये एक वाक्य नहीं हो सकता। रीजन क्यों नहीं हो सकता ये वाक्य? क्योंकि ये शब्दों का समूह जरूर है, मगर ये सार्थक नहीं है। ये क्या नहीं है? सार्थक नहीं है। इस कारण से इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। वह शब्दों का समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करता है, वो वाक्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। समझ गए आप बात को? तो शब्दों का सार्थक समूह होता है, वो वाक्य कहलाता है। उसके बाद आते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं। छोटा सा प्रश्न है, वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो वाक्य के अंग आप सब जानते हैं। वाक्य के अंग, ये रिवीजन क्लास है, कोई विस्तृत क्लास नहीं है, इसलिए मैं बहुत स्पीड से चलूंगा। कंसंट्रेशन पूरा रखें। वाक्य के अंग जो होते हैं वो 2 होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो उद्देश्य होता है, और दूसरा जो होता है वो विधेय होता है। बात करें उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का प्रधान कर्ता ही, वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, और वाक्य की क्रिया जो होती है वो वाक्य का विधेय होता है। कर्म भी इसमें शामिल हो जाता है। जैसे मैंने कहा, राजेश घर जाता है। आप जैसा कि जानते हैं, पहले वीडियो में भी आज सबसे ज़्यादा हमने राजेश नाम के व्यक्ति पर ही वाक्य बनाए हैं। राजेश घर जाते हैं, इसमें राजेश क्या है? राजेश जो है वो वाक्य का उद्देश्य है। वाक्य का प्रधान कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। और यहाँ पे क्रिया, ये क्या है? ये विधेय अंग के अंतर्गत आती है। ये विधेय अंतर्गत के अब कर्म को क्यों शामिल नहीं करते? क्योंकि कुछ अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में कर्म होता भी नहीं है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब मैं बात करूं भाषा की। अगर आपसे एक बहुत छोटा सा प्रश्न बता रहा हूं, अगर आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए, भाषा की प्रधान इकाई कौन सी है? भाषा की प्रधान इकाई, तो याद रखें, वाक्य जो होता है वो भाषा की प्रधान इकाई होता है। क्या होता है? वाक्य भाषा की प्रधान इकाई होता है। अब वाक्यों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि रचना के आधार पर होता है और एक अर्थ के आधार पर होता है। और जो क्रिया के आधार पर पूछते हैं तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाव्यवाच्य। लेकिन हम यहाँ अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। विधानवाचक, जैसे सिंपल सा जो साधारण वाक्य होता है, जैसे राजेश घर जाता है, जो सिंपल वाक्य होता है, जो एकदम सीधा सीधा अर्थ देता है, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई सांकेतिक अर्थ नहीं होता, या उस लक्ष्यार्थ नहीं होता, व्यंग्यार्थ नहीं होता, सिंपल वाक्य होता है, वो हमेशा विधानवाचक में आता है। निषेधात्मक में सिंपल है, राजेश, मैं एक ही वाक्य से बता दूंगा, राजेश घर नहीं जाता है, राजेश घर नहीं जाता है। प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्या राजेश घर जाता है। आज्ञावाचक क्या हो जाएगा? राजेश घर जाओ। आज्ञावाचक हो गया कि नहीं हुआ? राजेश घर जाओगे, है ना? आप बैठ कर पढ़ो, आप घर जाओ, आप ये करो, आप वो करो, ये आज्ञा। इच्छा में क्या हो जाएगा? राजेश घर जाए, है ना? राजेश घर जाए, ये इच्छा है। इच्छा इस प्रकार,
आओ घूमने चलते हैं, भगवान करे आप सबका सिलेक्शन हो, भगवान करे आप सब 90 का स्कोर जो है वो क्रॉस करो, ईश्वर करे उसके बाद आप बढ़िया तैयारी करो, सेकंड ग्रेड और ग्रेड थर्ड में मुझसे जुड़े रहो, हिंदी वाले स्टूडेंट्स मोस्टली, और उनको उनकी सफलता में मैं एक योगदान दूँ। ये सारी इच्छाएँ हैं मेरी। तो जैसे आपकी, जैसे रोडवेज की इच्छा होती है आपकी यात्रा शुभ हो, और एक इच्छा और है कि आप सभी रीट का पेपर देने जाएं तो समय पर पहुंचें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि समय पर पहुंचने के साथ साथ सुरक्षित पहुंचें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आए दिन हम देखने को मिलता है ना, राजेश घर जा सकता है, ये संदेह है, राजेश घर जा सकता है, संकेत है ना। अब रही बात संकेत की, संकेत के साथ यदि राजेश घर जाता तो उसे डांट नहीं पड़ती, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक हो गया। विस्मयादि बोधक क्या हो जाएगा, वाह राजेश घर जाएगा, राजेश घर जा रहा है, इस प्रकार से। तो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, बड़े सिंपल वाक्य होते हैं। आपको देखिए, विधान बड़ा सिंपल होता है, निषेध में नकारात्मक होता है, प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है, आज्ञा में आज्ञा दी जाती है, आप पाठ पढ़ो, आप ये करो, आप वो करो, इच्छा में इच्छा होती है ना, आओ घूमने चलते हैं, ये क्या इच्छा ही तो हुई, आपकी यात्रा शुभ हो, आप फलें फूलें, ये क्या इच्छा होती है, ठीक है। संदेह, आप अगर है ना, आप का सिलेक्शन हो सकता है, संदेह हो गया कि नहीं हुआ, लेकिन संकेतवाचक, यदि आप मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ये संकेतवाचक है। विस्मयादिबोधक, आहा आपका भी सिलेक्शन हो गया, वाह आपका भी सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। एनर्जी रखिए थोड़ी सी और स्पीड से चलते रहिए। तो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य। किसका, रचना के आधार पर जब वाक्यों की बात करेंगे, रचना के आधार पर जब रचना के आधार वाक्य करेंगे, सबसे पहले आएगा सरल वाक्य। क्या आएगा, सरल वाक्य। सरल वाक्य की पहचान आप देखिए क्या होती है, इसमें एक उद्देश्य का समझ गए, एक उद्देश्य यानी एक कर्ता होता है और एक ही विधेय होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं उद्देश्य को भी नहीं लिखूं, याद रखें ये इसकी इंपॉर्टेंट है। एक विधेय का मतलब इसमें मुख्य क्रिया जो होती है वो एक ही होती है। मुख्य क्रिया सदैव क्या होती है, एक होती है, कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे राजेश फल खाता है, ये सरल वाक्य है। अब मैंने कहा राजेश और सोहन, अब कर्ता तो आपको 2 लग रहे हैं, लेकिन यहां पे क्रिया कितनी है, एक है। मैंने कहा ना विधेय एक ही होता है, मुख्य क्रिया सदैव एक ही होती है, ठीक है। अब मैंने कहा राजेश फल और सब्जी लाया, तब भी मुख्य क्रिया क्या है, एक ही है। अब कई कह रहे हैं सर राइटिंग साफ लिखो, स्पीड में राइटिंग थोड़ी ऐसी लिखी जाती है, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं उसको भी विशेष ध्यान दें, ठीक है। राजेश फल और सब्जी लाया, तो यहां पर देखिए फिर मुख्य क्रिया एक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, जैसे राजेश पढ़कर सोएगा। अब ये जो वाक्य जब आता है तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। याद रखें ये पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया के, तात्कालिक क्रिया के, प्रेरणार्थक क्रिया के, असमापिका क्रिया के। जैसे बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, बहता हुआ जल स्वच्छ होता है। अब ये क्या है, असमापिक क्रिया। ये सारे सरल वाक्य के उदाहरण हैं। क्यों, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया एक ही होती है। क्या होती है, इसमें मुख्य क्रिया एक ही होती है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। तो इसमें मुख्य क्रिया सदैव एक रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अपन मिश्र वाक्य की। किसकी बात करेंगे अपन, मिश्र वाक्य की बात करेंगे। समझ गए बात को। तो देखिए मुख्य क्रिया एक होती है, कर्ता एक हो मुख्य क्रिया एक होती है, कर्ता 2 होंगे तो भी मुख्य क्रिया एक होगी, कर्ता एक लेकिन कर्म 2 होंगे तो भी मुख्य क्रिया एक होगी। अगर पूर्वकालिक होगी, असमापिका होगी, लेकिन मुख्य क्रिया एक होगी। जिसमें मुख्य क्रिया एक होती है वो सदैव क्या होते हैं, वो सदैव सरल वाक्य होते हैं। अब बात करेंगे हम मिश्र वाक्यों की। किसकी बात करेंगे, 2 नंबर पे मिश्र वाक्य। जब मिश्र वाक्य की मैं बात करूंगा तो आप ध्यान से समझेंगे। मिश्र वाक्य में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहला होता है संज्ञा आश्रित। कौन सा होता है, इसके 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित। दूसरा होता है विशेषण आश्रित। कौन सा होता है, विशेषण आश्रित। और तीसरा होता है क्रिया विशेषण आश्रित। क्रिया विशेषण आश्रित, ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, की, यानी अगर वाक्य जैसे राजेश
ने कहा, राजेश ने कहा कि सुरेश बीमार है। नंबर 1, राजेश ने कहा कि सुरेश बीमार है। तो यहाँ की से जुड़ते ही वाक्य क्या हो जाता है, ये मतलब ये आपको यूं समझ लो इसको कि जहां जो वाक्य, जिस वाक्य में की से जुड़ा हुआ है वो संज्ञा आश्रित होगा। ठीक है, इस बात का विशेष। आश्रित क्या होता है और मुख्य उपवाक्य क्या होता है? देखिए, जो की से जुड़ा हुआ है वो आश्रित होता है, तो की से हमेशा उससे आगे वाला जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो ये आश्रित होता है। और जो की से नहीं जुड़ा हुआ होता वो होता है मुख्य उपवाक्य। जैसे इसको यूं लिख सकते हैं, सुरेश नहीं खाएगा, विकास जानता था। अब इस वाक्य में देखिए आप की आया ही नहीं है, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। विकास जानता था कि सुरेश नहीं खाएगा, तो यहां पे की आएगा तो कहां आएगा, यहां आएगा। तो आश्रित कौन सा हुआ, ये आश्रित हुआ। जिस वाक्य से ठीक पूर्व की आता है वही वाक्य आश्रित होता है। तो संज्ञा आश्रित की पहचान है, ये सदैव की से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? की से जुड़े रहते हैं, याद रखना, भूलना मत। नेक्स्ट, उसके बाद है विशेषणाश्रित। विशेषणाश्रित जो जिसने, जिसे, ठीक है, जिन्होंने, ये हमेशा जो और जो के रूपों से जुड़े रहते हैं। मोस्टली इन चार को याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। जैसे जो आएगा वो खाएगा, ठीक है, जिसने बच्चे को बचाया उसे इनाम मिलेगा। उसे क्या मिलेगा भाई? इनाम मिलेगा। ठीक है, ये मेरे वो अंकल है, ये मेरे वो अंकल है जो घड़ी नहीं पहनते। ठीक है, जिन्होंने नीली कमीज पहनी है मेरे अंकल हैं। तो समझ रहे हो आप बात? मैंने ये इतने 3-4 वाक्य क्यों लिखे? जो, जिसने, ठीक है, या एक और लिख देता हूं, जिसे तुमने बुलाया था वह नहीं आया। तो ये जिसे क्या हो गया? तो जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, अगर ये किसी वाक्य में आ जाए तो ये कहलाते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब बात करता हूं क्रिया विशेषण आश्रित। ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ये होता है कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। चौथा होता है रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और 5 होता है कार्य कारणवाचक। क्या होता है भाई? कार्य कारणवाचक। ये 5 भेद होते हैं इसके। ठीक है, अब देखिए कालवाचक की खास बात, ये जब और तब से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? जब तब। जब तुम अखबार पढ़ रहे थे तब मैं टीवी देख रहा था, जब दुनिया सो रही थी तब तुम पढ़ रहे थे, है ना। जब दुनिया सोती है तब हम पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ? ये जब तब, यानी समय का बोध किया जा रहा है। तो जब समय का बोध करेंगे, जब तब से जुड़ा हुआ वाक्य मिल जाए तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जहां तुम रहते हो वहां कभी मंदिर हुआ करता था। तो स्थान का बोध हो रहा है। जहां तुम जाते हो वहां चोर उचक्के ज्यादा है। जहां, मतलब इस प्रकार से स्थानवाचक होंगे जो जहां और वहां से जुड़े होंगे। परिमाणवाचक, जितना दूध डालोगे उतना पी जाऊंगा। जितना तुम ज्यादा बोलोगे उतना मार खाओगे, है ना। जितना तुम पढ़ोगे उतना सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। तो इसमें मात्रा का पता चलता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जैसे जैसे, वैसे वैसे, जैसे जैसे और वैसे वैसे। जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती जाएगी वैसे वैसे सांसें फूलती जाएगी। जैसे जैसे रीत नजदीक आ रही है वैसे वैसे सांसें फूल रही है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम स्मार्टली पढ़ेंगे, स्मार्टली ढंग से पेपर को अटेंड करेंगे और 90 क्रॉस कर देंगे। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कार्य कारणवाचक, यदि तुम अच्छे से पेपर अटेंड करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि तुम अच्छे से पेपर को हैंडल करोगे, पेपर में ऑप्शंस देखकर क्वेश्चंस हल करोगे, तो यकीनन
तुम 100 का स्कोर क्रॉस कर जाओगे। तो इसमें कार्य कारण पर डिपेंड करता है। पहचान बहुत शानदार है, जब तब जहां वहां जितना उतना जैसे जैसे वैसे वैसे यदि तो ये होता है, कौन सा होता है, ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, अब तीसरा इसका भेद जो रहता है वो रहता है संयुक्त वाक्य। कौन सा रहता है भाई, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान बहुत बढ़िया है, जो वाक्य और व या अथवा, ठीक है, और वह या अथवा, किंतु, और वह या अथवा किंतु, लेकिन, किंतु, लेकिन, परंतु, ताकि, ठीक है, ताकि, मानो, ताकि, मानो, अतः, फलतः। तो देखिए इसके तो चिन्ह ही अलग है, फलतः, इसलिए, है ना, क्योंकि, इसलिए, क्योंकि छोड़ दो इसको, मतलब कुल मिला के ये सारे अपने आप में अलग हैं, ये सारे अलग हैं, क्योंकि ये जुड़ा हुआ होता है की से, ये जुड़ा हुआ होता है जो के रूप से, और क्रिया विशेषण आश्रित होते हैं जब तब जहां वहां। तो ये अपने आप में अलग कनेक्टिव वर्ड से जुड़े हुए रहते हैं, ये और वह या अथवा किंतु लेकिन परंतु ताकि मानो होता है फैलाता है इसलिए इनसे जुड़े रहते हैं। तो बस जैसे इसमें कोई किसी पर आश्रित नहीं रहता। याद रखना, संयुक्त वाक्य में कोई किसी पर आश्रित नहीं रहता है। पिछली बार रीट में क्वेश्चन आया था, लैंग्वेजेबल क्वेश्चन था। संयुक्त वाक्य में दोनों ही प्रधान या मुख्य उपवाक्य होते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता। मिश्र वाक्य में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है, या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसमें प्रधान या मुख्य वाक्य एक होता है, लेकिन एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, एक या एक से अधिक। अब इसमें देखिए, राजेश पढ़ता है और सोहन सोता है। अब ये कोई जरूरी थोड़ी है कि राजेश पढ़ता है तभी सोहन सोता है, नहीं, ये अपने आप में एक अलग वाक्य है, ये अपने आप में एक अलग वाक्य है। दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है और लगाकर जोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे राजेश गणित पढ़ता है, राजेश गणित पढ़ता है इसलिए शर्मा जी के घर जाता है। अब इस वाक्य में आपको लगता है कि आश्रित है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको इसलिए दिखाई दे तो आप संयुक्त वाक्य करेंगे। तो सर इसलिए कि हमने तो मिश्र वाक्य में देखा, तो उसका कैसा होगा, देखिए उसमें यूं होता है, राजेश शर्मा जी के घर इसलिए जाता है कि वह गणित पढ़ सके। बात को समझें, अगर केवल अकेला इसलिए आए तो वो संयुक्त वाक्य है, लेकिन इसलिए आने के बाद तुरंत की आ जाए तो वहां पर ये मिश्र वाक्य होता है। तो वहां पे कार्य कारणवाचक मिश्र वाक्य होता है। याद रखें, अगर केवल अकेला इसलिए आए तो फिर संयुक्त है, अदरवाइज ये मिश्र वाक्य हो जाता है। ये आपको यूट्यूब पे किसी चैनल पर ये बात नहीं मिलेगी। राजेश गणित पढ़ता है इसलिए शर्मा जी के पास जाता है, ये संयुक्त है। राजेश शर्मा जी के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह गणित पढ़ता है। तो अब देखिए की आ गया ना, क्यों के साथ आया, चाहे कैसे भी क्यों की। ठीक है, तुम जल्दी जाओ, वह इसलिए जल्दी गया, वह ट्रेन पकड़ना चाहता था इसलिए जल्दी गया, वह ट्रेन पकड़ना चाहता था इसलिए जल्दी गया। ठीक है, तुम इसलिए जल्दी जाओ ताकि ट्रेन पकड़ सको, तो दो वाक्य अलग अलग हैं। तो वह इसलिए जल्दी गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, इसमें इसलिए ताकि आ गया, की आ गया ना, तो ये हो गया मिश्र। वह ट्रेन पकड़ सके इसलिए जल्दी गया, तो ये सिंपल वाक्य हो गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य में। बात को फिर रिपीट कर देता हूं, इसलिए अकेला आए तो संयुक्त है, इसलिए के साथ अगर मान लो ताकि या क्योंकि या की आ जाए तो वो मिश्र होता है। तो ये आपका टॉपिक था वाक्य, इससे अलावा वाक्य बाहर नहीं आएगा, आपको गारंटेड बोल रहा हूं। आप ढंग से अगर पढ़ोगे तो वाक्य इसमें से पक्का सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम वाक्य के बाद में अव्यय की। किसकी बात करते हैं, अव्यय। अव्यय यानी अविकारी शब्द, क्या नाम होता है इनका, अव्यय यानी अविकारी शब्द। तो हम बात कर रहे हैं अव्यय टॉपिक की। अब अव्यय टॉपिक की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे डिस्टर्बेंस बीच में हो रही, तो हम अव्यय टॉपिक की अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे अविकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अविकारी शब्द में सबसे पहला जो भेद आता है वो आता है क्रिया विशेषण का। किसका आता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, ठीक है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक,
परिमाणवाचक और चौथा होता है रीतिवाचक। रीतिवाचक इनकी पहचान के लिए हालांकि हम ये शब्द रखते हैं कब कहाँ, क्रिया के ठीक पहले अगर हम ये शब्द रखें, ठीक है, तो निश्चित रूप से हमें फायदा होता है, लेकिन कब कहाँ कितना कैसे, कब कहाँ कितना कैसे, ये 4 शब्द होते हैं। क्रिया के ठीक पहले अगर आप ये रखोगे तो वो शब्द पहचान में आ जाता है। लेकिन क्रिया विशेषण होते क्या है? क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की समय संबंधी, स्थान संबंधी, परिमाण मात्रा संबंधी या क्रिया के कार्य होने के तरीके की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे इसमें शब्द आते हैं आज, कल, परसों, है ना, अब, तब, कभी, ठीक है, अब, तब, कभी, रोज, नित्य, साय, ठीक है, रोज, साय की जगह हम ले रोज नित्य और रोज नित्य। और कोई अच्छा शब्द देखते हैं फिर पढ़ना, ठीक है, पहले, ठीक है, इसके अलावा प्रातः, साय, ये सारे शब्द वे शब्द। अब जैसे मान लो मोहन आज आएगा, मोहन कल आएगा, मोहन परसों आएगा, मोहन अब आएगा, मोहन तब, मोहन कभी आए, मैं वह कभी कभी जाता है, वह रोज जाता है, वह नित्य जाता है, वह पहले गया, वह बाद गया, वह पीछे गया, वह इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो सारे शब्द आते हैं कालवाचक में। अब आप जैसे मान लो इस प्रकार से आए, राजेश पहले आ रहा है, राजेश पहले आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? आ रहा है क्रिया। अब आ रहा है से आगे एक शब्द लगाए पहले, ये क्रिया की विशेषता बता रही है, ये क्रिया विशेषण है। लेकिन ये कौन सा क्रिया विशेषण, कैसे पता लगेगा? तो हम इसे यूं देखते हैं, कैसे आ रहा है नहीं पता, कितना आ रहा है नहीं पता, कहाँ आ रहा है नहीं पता, कब आ रहा है, बोला पहले आ रहा है, तो ये कालवाचक हो गया। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो भी हिंदी के नोट्स, मैंने व्याकरण के नोट्स दिए थे स्टूडेंट्स को, उन नोट्स में ये सारे के सारे शब्द लिख रखे हैं, उससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। दैट्स इट, उससे बाहर पेपर में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्लियर बात है? तो याद रखना ये सारे शब्द इसके हैं। इसके अलावा स्थानवाचक क्रिया विशेषण की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें आते हैं जहां, वहां, यहां, ठीक है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, ठीक है, आगे पीछे, बाहर, अंदर, ठीक है, बाहर अंदर, जहां बाहर अंदर, चारों ओर, सर्वत्र, सर्वत्र, तत्र भी होगा क्या? हाँ, बगल में, सामने, निकट, दूर, सभी, हाँ ये भी हो जाएंगे। बगल में, सामने, निकट, ठीक है, इसके अलावा दूर, ये सारे शब्द जो हैं वो दिखाते हैं स्थानवाचक को। जहाँ, वहाँ, यहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, आगे, दूर, निकट, ठीक है, दूर, निकट, चारों ओर, स्वतंत्र, बगल, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं ये क्या दर्शाएंगे कि क्रिया जो है वो संपन्न किस स्थान पर हो रही है, वो शब्द। अब परिमाणवाचक की बात करते हैं। परिमाणवाचक को इंपॉर्टेंट समझना। परिमाणवाचक में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो यकीनन टफ होते हैं। जैसे पहले तो हम यूँ ले लेते हैं सरल सरल, कम, ज़्यादा, अधिक, न्यून, ठीक है, अल्प, कम, ज़्यादा, अधिक, न्यून, अल्प, थोड़ा, कुछ, थोड़ा, कुछ, कम हो चुका है। इसके अलावा जरा, काफ़ी, जैसे जरा, काफ़ी। इसके अलावा देखो तिल तिल, ठीक है, कितना मरा हुआ है, तिल तिल करके मरा, तिल तिल, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा। ये सारे शब्द अगर आ जाएं जो मात्रा दर्शाएं, क्रिया की मात्रा जो है वो कितनी है, क्रिया कितनी संपन्न हो रही है। जैसे बच्चों थोड़ा बोला करो, बच्चों कम बोला करो, बच्चों अधिक मत बोला करो। इस प्रकार से जो शब्द क्रिया से ठीक पहले आकर क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं वो परिमाणवाचक होते हैं। अब बात करते हैं रीति। रीति होती है परंपरा, यानी क्रिया किस तरह संपन्न हुई। जैसे रीतिवाचक बहुत बड़ा है, जैसे अचानक, अचानक, ठीक है, धीरे, तेज, तीव्र, ठीक है, तेज, तीव्र, ठीक है, और सटासट,
धड़ा धड़ाधड़, ठीक है, फटाफट, ठीक है, मीठा, ये भी इसमें आता है, ध्यान रखना। उसने कैसा गाया, उसने बहुत मीठा गाया, गायक गाने की विशेषता क्या, मीठा, ठीक है, धीरे धीरे, तेज, तीव्र, सटासट, धड़ाधड़, फटाफट, ठीक है। और रीतिवाचक में जैसे और आ जाएंगे, हाँ, तेज, चुपके से, तेज, चुपके से, इस प्रकार से ये सारे रीतिवाचक, जिसमें क्रिया कैसे संपन्न हो रही है, स्थान, कालवाचक क्रिया कब संपन्न हुई, स्थान क्रिया कहाँ संपन्न हुई, परिमाण क्रिया कितने संपन्न हुई, रीतिवाचक क्रिया कैसे संपन्न हुई, ये सारी चीज इसमें पता लग जाएगी। तो ये होते हैं क्रिया विशेषण। अब इसमें होता है संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, इसमें होता है संबंध बोधक। मैं ये सिर्फ इतना ही मिटाऊंगा। इसका दूसरा भेद होता है संबंध बोधक, उसको थोड़ा समझना। दूसरा भेद होता है जो अव्यय होते हैं ना, अव्यय के जो 4 भेद हम करने जा रहे हैं, उसमें दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा होता है, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर क्या, देखिए, इसको यूं समझ लीजिए, राजेश ऊपर बैठा है, इसमें सब लगभग वही शब्द आते हैं, बैठा है, और राजेश छत के ऊपर बैठा है। तो सिंपल अगर मान लो कोई शब्द आता है, ऊपर बैठा है, दाएं खड़ा है, बाएं खड़ा है, ठीक है, तो ये सारे होते हैं क्रिया विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाण, रीति। लेकिन अगर किसी भी क्रिया विशेषण से ठीक पहले के आ जाए, के ऊपर बैठा है, तब ये क्या होता है, संज्ञा का अन्य से संबंधों से संबंध बताता है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तब ये हो जाता है संबंध बोधक अव्यय। जैसे और देखें आप लोग, जैसे वह पहले आया, ये क्रिया विशेषण है, और वह शाम से पहले आया, शाम से पहले आया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे और देखें, राजेश दाएं खड़ा है, क्या खड़ा है, दाएं खड़ा है, और मैंने कहा राजेश सुरेश के दाएं खड़ा है, तो दोनों वाक्य में अंतर समझें। इसमें सिंपल दाएं है, इसमें के दाएं है। तो अगर किसी क्रिया विशेषण से ठीक पहले के या से आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, जैसे इसमें पहले से आ गया, तो वहां पर हमेशा संबंध बोधक अव्यय होता है। याद रखना, जैसे वह आ जाएगा, जैसे मान लो वह ऊपर बैठा है, वह छत के ऊपर बैठा है, वह नीचे बैठा है, वह पलंग के नीचे बैठा है, वह दाएं खड़ा है, वह राम से दाएं खड़ा है, वह बाएं खड़ा है, वह सुरेश से बाएं खड़ा है, वह बाहर गया, वह कमरे से बाहर गया, ठीक है, वह अंदर आया, वह कमरे के अंदर आया। तो सिंपल पूछा जाए तो क्रिया विशेषण, अगर उसके आगे के या से लग जाए तो संबंध बोधक अव्यय होता है। भूलना मत भाई, भूलना मत। अभी आपको बताया कि 6 घंटे स्कूल जाने के बाद में, उसके बाद में वापस आकर कुछ घर के इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट करने के बाद में आपके लिए क्लास तैयार करना, पीपीटी तैयार करना, और उसके तुरंत बाद में अब ऐसा समय होता है कि सुबह तो जल्दी 5 बजे उठना है, लेकिन फिर भी एक क्लास रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि रीड बहुत नज़दीक आ चुकी है। मैं पहले 1 महीने लेट हो चुका हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई मेहनत करने से आदमी कभी कमज़ोर नहीं होता। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, सपोज दैट हिंदी के कारण अगर मान लो कोई 89 पे रुक रहा था, और हिंदी के कारण 3 क्वेश्चन बढ़िया सही हो गए और उसके 91 हो गए, उसकी दुआएं बहुत लगती है। बस इतना सा सोचकर मैं ये मेहनत करता हूँ। चलिए, तो तीसरा जो भेद होता है इसका, वो होता है समुच्चय बोधक। कौन सा होता है भाई, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो आप इसमें याद रखें, समुच्चय बोधक, हमने वो जो वाक्य पढ़ा उसमें जितने भी अव्यय आए, कौन से, चाहे वो देखिए और, किंतु, ठीक है, लेकिन, लेकिन, परंतु, ठीक है, ताकि, ठीक है, मानो, ठीक है, चाहे, ठीक है, अर्थात, ठीक है, इसलिए, फलतः, ठीक है, क्योंकि, इस प्रकार ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब समुच्चय बोधक अव्ययों को क्या काम होता है, चाहे 2 शब्दों को जोड़े, चाहे 2 वाक्यों को जोड़े, कुछ भी कर सकते हैं ये। जैसे राजेश और सुरेश, तो ये क्या हो रहा है, 2 शब्दों को जोड़ रहा है। राजेश गया और सुरेश आया, तो ये क्या कर रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। लेकिन है तो क्या, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। तो ये सारे जो कोई तोड़ने वाले हैं, जैसे मान लो राजेश विकल्प सूचक हैं, राजेश या सुरेश, तो ये क्या रहा, विकल्प दर्शा रहा है,
ये क्या करा रहा है, विकल्प दर्शा रहा है। तो ये सारे हैं क्या, ये समुच्चय बोधक अव्यय। अगर किसी वाक्य में ये दिखाई दे जाए तो आप निश्चित रूप से समुच्चय बोधक अव्यय कीजिएगा। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, उसके आगे आपको चिन्ह मिल जाएगा। उसके बाद एक थोड़ा सा पांचवा भेद एक्स्ट्रा आता है, निपात। निपात में मोस्टली भी या ही ज़्यादा आते हैं, कहीं कहीं तक भी आता है। अगर प्रश्न अगर टफ बनाने का प्रयास करें तो भी, जब किसी बात पर जोर दिया जाता है तो निपात दिया जाता है। जैसे मैंने कहा भाई बाजार, ये सुरेश बाजार जाएगा, सॉरी सुरेश कक्षा में रहेगा, मोहन तुम बाहर जाओ। तो सुरेश कह रहा नहीं मैं बाहर जाऊंगा, तो कहेंगे सुरेश कक्षा में ही रहेगा, सुरेश कक्षा में ही रहेगा। तो जब किसी बात पर जोर दिया जाता है तब वहां पर क्या होता है, निपात होता है। जैसे सुरेश कक्षा में ही रहेगा, तो ही किया ना, और मैंने कहा वह भी आएगा, तो वह आएगा सिंपल होता है, लेकिन वह भी आएगा इसका मतलब मैंने जोर देकर कहा है कि भाई याद रखना वह भी आएगा, फिर बाद में मुकर मत जाना, है ना। तुम ही पढ़ोगे और कोई नहीं पढ़े तुम तो पढ़ोगे। जैसे तो भी आता है कई बार, तुम तो पढ़ोगे, तुम तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जोर दिया जाता है। तो ही भी तो, और जैसे बात अपने तक रखना, मतलब ये भी जोर दी जा रही है, जोर दिया जा रहा है कि बात अपने तक, इसमें मूल में ही छिपा हुआ है, बात अपने तक ही रखना। तो याद रखें ये क्या होता है, ये होता है निपात, जिसमें आता है भी, ही, तो, तक, ठीक है। और केवल भी आता है, केवल तुम आना, केवल तुम आना और किसी को साथ मत लाना, केवल तुम आना। तो ये भी कई बार क्या होता है कि निपात के रूप में आता है। देखिए मैंने 2 बताए, फिर 3 बताए, फिर 4 बताए, 5, क्योंकि आदत ऐसी पड़ी है थोड़ा और विस्तार से कराएं। इसीलिए सेकंड ग्रेड का जब कोर्स मैं स्टार्ट करूंगा वापस 1 अगस्त से न्यू बैच लगा रहा हूं सेकंड ग्रेड का, स्पेशल 50 स्टूडेंट के लिए। एक तरह का वो मैं उसे गारंटी बैच नहीं कहूँगा, उसे विशेष बैच कहूँगा, क्योंकि पूरे 5 महीनों का एक बैच लगाया जा रहा है जिसमें जीके, हिंदी, साइको, करंट जीके, सबके लिए अलग अलग फैकल्टी रख के बढ़िया सिलेक्शन देना है। एक बार मुझे आपके साथ साथ अपना नाम भी रोशन करना है कि मेहनत से भी सिलेक्शन दिए जा सकते हैं, और मेहनत से भी बच्चों को ये दर्शाया जा सकता है कि अगर तुम मेहनत करते हो और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो तुम्हारा सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए 1 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे, उस वक्त मैं दिल खोल के और विस्तृत जो है व्याकरण पढ़ाऊंगा। व्याकरण लगभग 136 पेज की मैंने अभी अपलोड की थी कुछ दिनों पहले हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर। उसके बाद अब मैं उसे और अपडेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि 5-7 दिन में धीरे धीरे उसको थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो 150 पेज की व्याकरण, मज़ा आ जाएगा, इतनी गजब नोट्स तैयार किए मैंने, ठीक है। लेकिन आपको जो बता रहा हूँ वो 2 दिन के लिए रामबाण है, इसे ध्यान से पढ़ें। तो ही, भी, तो, केवल, तक वगैरह ये सारे क्या होते हैं, निपात होते हैं। तो दोस्तों ये आपका दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है, यानी 5 टॉपिक पहले घंटे में मैंने पहली क्लास पार्ट 1 में आपको कंप्लीट करा दिए, और 2 टॉपिक अभी करा दिए। 5 और 2 कितने हो गए, 7 टॉपिक मैं अब तक आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अब मैं स्टार्ट कराऊंगा काल टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ही, सबसे पहले आप विशेष याद रखना, काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें बात आती है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल याद रखना 5 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं भूतकाल, भूतकाल यानी याद रखना 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं भविष्यकाल, क्या आता है, भविष्यकाल, तो वो याद रखना वर्तमान, भूत और भविष्य, भविष्य होता है 3। ये फर्स्ट, ये इनके भेद जरूर याद रखिएगा, इनके भेद जरूर, क्योंकि थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं, भेद याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि भेद से भी प्रश्न आ सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम आराम से करेंगे भूतकाल। सबसे पहले हम देखेंगे भूतकाल। भूतकाल की बात करूं तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है सामान्य, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूत, सामान्य भूत में क्या होता है, सीधा होता है, राजेश बाहर गया, समझिएगा ध्यान से, समझ, बस राजेश बाहर गए, ये सामान्य भूत है। दूसरे भेद की अगर मैं बात करूं तो वो होता है अपूर्ण भूत, ठीक है, अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत की अगर मैं बात करूं तो जैसे राजेश बाहर जा रहा था, तो ये उस अपूर्ण भूत, क्योंकि उस समय काम कंप्लीट नहीं हुआ था, उस समय कंप्लीट नहीं हुआ था। अब होता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत की अगर मैं बात करूं तो जो सामान्य भूत था उसमें केवल था लग जाएगा, जैसे राजेश तो बाहर गया था, बाहर गया था, याद रखें राजेश बाहर गया सामान्य भूत है, लेकिन गया था लगते ही ये क्या हो जाएगा,
पूर्ण भूत हो जाएगा। और अपूर्ण भूत राजेश बाहर जा रहा था, है ना, तो ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। चौथे भेद की बात करूं, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, जैसे इसमें क्या होगा राजेश, आसन्न भूतकाल वो होता है जिसमें होता है पास, क्रिया के जिस रूप से उसका निकट समय में समाप्त होना। जैसे राजेश बाहर गया है, अब देखिए वो जा तो चुका है, बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। अगर सिंपल वाक्य है राजेश बाहर गया तो सामान्य भूत है, अगर राजेश बाहर गया था तो पूर्ण भूत है, और राजेश तो बाहर गया है मतलब काम तो हो चुका है लेकिन जस्ट हुआ है। अरे तूने राजेश को देखा क्या, राजेश कहाँ गया, राजेश तो अभी अभी बाहर गया है, अभी बाहर गया है, मतलब काम तो भूतकाल में कंप्लीट हुआ, लेकिन जस्ट निकट अगर है लग जाए तो आसन्न है, अगर था लग जाए तो पूर्ण भूत है, दोनों हट जाए तो सामान्य भूत है। तो ये कितने हो गए, 4 प्रकार के हो गए। पांचवे की बात करूं, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूतकाल, बस ये अंतर समझिएगा, सिंपल राजेश बाहर गया, पूर्ण भूत राजेश बाहर गया था, और आसन्न भूत राजेश बाहर गया है। अब है संदिग्ध भूत, अब ये क्या होगा, राजेश बाहर गया होगा, राजेश बाहर गया होगा, राजेश बाहर गया होगा, राजेश बाहर गया होगा, पता नहीं भाई शायद वो बाहर गया होगा। देखिए अब ये होगा आते ही हमें लगता है कि शायद मतलब गड़बड़ होगी सर, ये तो फिर भविष्य का होगा, नहीं, यहाँ क्रिया कौन सी है, यहाँ भूतकालीन क्रिया है, तो राजेश बाहर गया होगा, ये संदिग्ध भूत है। उसके बाद छठे नंबर पे लास्ट आता है हेतु मद हेतु, हेतु मद हेतु, ये तो इस तरह पहचाना जा सकता है हेतु मद हेतु, जैसे छात्र पढ़ते तो ते तो पास हो जाते, भूतकाल में पढ़े नहीं थे तो फेल हो गए, यदि तुम आते तो ट्रेन मिल जाती, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि डाक समय पर आती तो मुझे किताबें मिल जाती, अगर तुम मिल जाते तो मेरा काम बन जाता। तो ये होता है हेतु मद हेतु। तो ये आपका था सामान्य भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखें, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध, हेतु मद। सामान्य भूत राजेश बाहर गया, अपूर्ण भूत राजेश बाहर जा रहा था, पूर्ण भूत राजेश बाहर गया था। याद रखें, सामान्य भूत गया, पूर्ण भूत था, आसन्न भूत है, संदिग्ध होगा, और हेतु मद हेतु में होते तो, है ना, ये करते तो ऐसा हो जाता, ये करते तो ऐसा हो जाता, और संदिग्ध गया होगा। तो ये आपका था भूतकाल के 6 भेद, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सब वर्तमान काल, वर्तमान काल के भेद होते हैं भाई 3। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल कौन सा है भाई, वर्तमान काल। वर्तमान काल का सबसे पहला सामान्य वर्तमान काल होता है, सामान्य आप समझते हैं, सामान्य वर्तमान, तो सामान्य इसमें आपको दिखाई तो दे रहा है ना भाई, ऐसा नहीं हो कहीं आपको दिखाई नहीं देते, हाँ चलो थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो सिंपल होता है, जैसे छात्र पढ़ता है, छात्र पढ़ता है, ता है, ती है, ते है, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ते हैं अंग्रेजी में बचपन से। ठीक, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, इसमें क्या होता है, छात्र पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है, मतलब वर्तमान काल में काम जारी है, तब ये होता है अपूर्ण वर्तमान, यानी वर्तमान काल में अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, वर्तमान काल में कार्य जारी है। अब होता है संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान को समझने की आवश्यकता है। जैसे इसमें क्या होता है, देखिए इसको समझिएगा भाई, मैं फिर रिपीट कर देता हूं बार बार। संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, छात्र पढ़ रहा होगा, समझिएगा, छात्र पढ़ रहा होगा। और अभी आपने संदिग्ध भूतकाल पढ़ा था, तब क्या हुआ था, छात्र पढ़ा होगा, बात को समझिएगा, इसमें भूतकालीन क्रिया है, मतलब पढ़ा भूतकाल की, तो छात्र ने या छात्र पढ़ा होगा, शायद वो पढ़ा होगा, मुझे क्या पता, भूतकाल में पढ़ा होगा, ये संदिग्ध भूत है। छात्र पढ़ रहा होगा, ये वर्तमान है, ये संदिग्ध भूत है, ये संदिग्ध वर्तमान है, पढ़ रहा होगा, इसका मतलब वो वर्तमान काल में जारी होगा। बात को समझ गए आप। छात्र ता है, ती है अगर लग जाए तो ये होता है सामान्य, अपूर्ण छात्र पढ़ रहा है, और संदिग्ध वर्तमान छात्र पढ़ रहा होगा, ठीक है, छात्र पढ़ रहा होगा, ये हो गया आपके कौन सा हो गया, वर्तमान काल। अब हम तीसरा भेद करते हैं, भविष्य काल। तीसरा कौन सा कर रहे हैं भाई अपन, भविष्य काल की बात करते हैं। भविष्य
काल। तीसरा है भविष्य काल में भी कितने भेद होते हैं? अच्छा, वर्तमान काल के मैंने 3 ही बताए, सॉरी, वर्तमान काल के मैंने आपको 3 ही भेद बताए। एक सेकंड, सॉरी। हाँ जी, तो वर्तमान काल के मैंने 3 ही भेद बताए आपको। पहला मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था? सामान्य वर्तमान, ठीक है, सामान्य वर्तमान। दूसरा मैंने आपको बताया था अपूर्ण वर्तमान, कौन सा बताया था? अपूर्ण वर्तमान। तीसरा मैंने बताया था आपको संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। तो ये 3 बता दिए। चौथा देखिए, चौथा कौन सा होता है? संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान की खास बात क्या होती है? संभाव्य वर्तमान की पहचान जैसे इसमें क्या होता है? संभावना प्रकट की जाएगी, ध्यान रखनी। देखो, हमने इसमें पढ़ा था सामान्य में पिताजी आते हैं, पिताजी आते हैं, ये सिंपल वाक्य बन दे दिया, पिताजी आते हैं। संभाव्य में क्या होता है? शायद पिताजी आते हों। थोड़ी देर रुको एक बार, शायद पिताजी आते हों, इसका मतलब क्या हुआ? पिताजी घर से रवाना हो चुके होंगे और अब बस आते ही होंगे, है ना, आते ही हों, शायद पिताजी आते ही हों। तो ये इसकी पहचान रहती है, जो कि अपने एनसीईआरटी किताबों में देखा है कि जैसे मुझे डर है, एक वाक्य और बताता हूं, जैसे मुझे डर है कि कहीं कोई बात न सुनता हो, है ना। तो याद रखिए, इसकी लास्ट में ता हो ही लगा होता है, ते हो लगा होता है, और आगे मतलब कोई संभावना प्रकट की जाती है। मुझे डर है ऐसा होता हो, मुझे डर है पिताजी आते हो, मुझे डर है फटाफट काम कर लो पिताजी आते ही डांटेंगे, शायद पिताजी आते हो। तो संभाव्य वर्तमान होता है, ये क्या होता है? संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान के बाद में लास्ट 5वां भेद होता है अज्ञात वर्तमान। अज्ञात वर्तमान की पहचान क्या होती है? अज्ञात वर्तमान, अज्ञात वर्तमान में होता है राजेश, इसमें सिंपल क्रिया धातु के रूप में आती है। राजेश तू पढ़, राजेश तू पढ़, तू चल, है ना, राजेश तू पढ़, तू चल, ये सब होता है। ये जैसे मतलब आज्ञा, और भी आज्ञा, आपने वाक्य किए थे ना आज्ञा, जैसे आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप जाओ, आप चलिए, ये क्या है? आप चलिए, ये आज्ञा। जब आज्ञा दीजिए आप अपना काम करो, ये क्या? आज्ञा है। तो जब आज्ञा दी जाएगी तो आज्ञा होगा। तो देखिए, ये 3 अपने आप में अलग थे। इसमें पिताजी आते हैं, सिंपल हुआ। पिताजी आ रहे हैं, ये हो गया अपूर्ण भूत, मतलब पहुंचा नहीं है। संदिग्ध, पिताजी आ रहे होंगे, संदिग्ध है, संभावना, मतलब संभाव्य और संदिग्ध को समझना। इसमें आ रहे होंगे, पता नहीं, पिताजी आ रहे होंगे शायद, है ना, पिताजी आ रहे होंगे, शायद पिताजी आते हों। तो दोनों वाक्यों में बहुत रात दिन का अंतर है, इसको समझिएगा। पिताजी आते हों और पिताजी आ रहे होंगे, ठीक है। इसकी एक पहचान होगी, जैसे पिताजी इसमें देखो, इसमें लगा होता है होंगे, इसमें होंगे वगैरह कुछ नहीं लगा होता है, होंगे वगैरह कुछ नहीं लगा होता है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। अब बात करेंगे हम भविष्य काल की। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। पहला सामान्य भविष्य। क्या होता है? सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य की खास पहचान क्या होती है? वह पत्र लिखेगा, वह चाय बनाएगा, वह खाएगा, वह पढ़ेगा, ये सिंपल जो वाक्य होते हैं वो होते हैं सामान्य के। दूसरा भेद, दूसरे भेद की अगर बात करें, दूसरा भेद अपन पहले ले लेते हैं संभाव्य। जैसे संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य की पहचान हो सकता है आज बारिश हो, या सिंपल जो होता है ना, आज बारिश भविष्य में हो सकती है, तो ये क्या होता है? संभाव्य होता है। आज बारिश हो सकती है, तो ये हो गया संभाव्य। जैसे शायद विनित, उदाहरण एक और लिख देते हैं, जैसे अच्छा उदाहरण है मेरे पास में, शायद, हाँ, शायद विनोद चलेगा, मतलब भविष्य में वो काम होगा, शायद विनोद चलेगा। तीसरा जो रहता है हेतु मद हेतु भविष्य, इसमें क्या होगा? यदि तुम
पढ़ोगे तो अवश्य पास होंगे। तो ये क्या है, ये भविष्य में हेतु कारण कार्य संबंध हो गया। यदि तुम मेरा वीडियो देखोगे तो यकीनन तुम्हें फायदा होगा। तो ये क्या हो गया, हेतु। यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। तो ये तीन भेद सामान्य, संभाव्य में हो सकता है, शायद विनोद चलेगा। जो संभावना रहेगी वो भविष्य काल की रहेगी, और इसमें हेतु मध्यतु में भी भविष्य काल का कार्य कारण संबंध बताया जाएगा। तो ये आपका हो गया तीसरा टॉपिक इस क्लास में। काल टॉपिक जो है वो भी आपका कंप्लीट होता है। काल तीन प्रकार के हैं, भूत 6 हैं, वर्तमान 5 है और भविष्य 3 है। तो ये आपका काल टॉपिक भी कंप्लीट है। उसके बाद अब हम लेंगे कौन, तो अगला टॉपिक अपना रहेगा पदबंध। पदबंध में आप देखिए, ये एक टॉपिक ऐसा रहता है जिसमें स्टूडेंट की ज़्यादा मांग रहती है कि सर पदबंध समझा दो। देखिए, पदबंध में सबसे पहला पदबंध जो होता है वो संज्ञा पदबंध होता है। संज्ञा पदबंध, ये क्या होता है, पदबंध यानी कुछ पद होते हैं वो मिलकर व्याकरण की एक कोटि की ओर संकेत करते हैं। जैसे मैंने मान लो एक वाक्य लिखा, सबसे, चलो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं यहीं लिखूंगा सिंपल, सबसे धीरे चलने वाला घोड़ा। ठीक है, सबसे धीरे चलने वाला घोड़ा। यहां पर ये 1 2 3 4 5 पद मिलकर एक की ओर संकेत कर रहे हैं, और ये संकेत किसकी ओर कर रहे हैं, यहां आकर अंडरलाइन रुकी। तो यानी ये अंडरलाइन जहां जाकर रुकती है वो व्याकरण की कोटि कौन सी होती है, वही पदबंध होता है। तो ये अंडरलाइन आकर कहां रुकी, घोड़े पे। तो घोड़ा क्या है, इसमें संज्ञा है, तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध। जैसे दूसरा अपन बात करते हैं, एक बार विशेषण पदबंध लेते हैं पहले। विशेषण पदबंध में जैसे कठिन, परिश्रमी और साहसी। तो यहां पर भी देखिए कुछ पद मिलकर सब मिलकर एक चीज की ओर संकेत कर रहे हैं। ये सब मिलकर किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, मान लो कठिन, परिश्रमी और साहसी लोग पहाड़ों पर निवास करते हैं, इस प्रकार से दे दिया। अंडरलाइन आके कहां रुकी, यहां तक रुक गई। इसका मतलब ये सारे पीछे वाले ये क्या चीजें हैं, किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, ये साहसी। लास्ट शब्द क्या है, लास्ट शब्द हुआ विशेषण। तो यहां पे ये कौन सा पदबंध हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। तीसरा वाक्य, जैसे सर्वनाम पदबंध की अगर मैं बात करूं तो सर्वनाम पदबंध जैसे आप देखेंगे, हाँ, सर्वनाम पदबंध कैसे होता है, इसमें यूं होता है, जैसे जो लड़का कल मिला था वह आज कहाँ है, वह आज कहाँ है। अब अंडरलाइन आपको देखने को मिलेगी यहां लास्ट। तो लास्ट जो शब्द आया वो क्या आया, सर्वनाम आया। तो सर्वनाम पे आके रुका, तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा, ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। उसके बाद में चौथे नंबर पे हम बात करते हैं क्रिया पदबंध। किसकी बात करते हैं, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध बहुत ही अच्छा पदबंध है, क्यों, क्रिया पदबंध जैसे सिंपल, वह दूध पीकर सो गया। इसमें याद रखना, एक चीज को विशेष याद रखना, इसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया पदबंध होती है। तो ये पीकर सो गया, ये क्या है, ये क्रिया पदबंध है। ये क्या है, ये क्रिया पदबंध। ये देखिए, मुख्य क्रिया साथ में अगर समावेशित की गई है, मुख्य क्रिया अगर साथ में इंक्लूड की गई है, तो वहां पर सदैव क्रिया पदबंध रहेगा। कौन सा पदबंध रहेगा, क्रिया पदबंध। लेकिन अगर जैसे मान लो यूं दे दे, जैसे हाँ, वह चलते थक गया, वह चलते थक गया। अब वो अंडरलाइन यहां तक दे दे, तो यहां ये चलते भी एक तरह से देखा जाए तो हमें क्रिया नजर आती है, चलना एक क्रिया होती है। लेकिन आप देखिए इसमें मुख्य क्रिया को छोड़ दिया। मुख्य क्रिया क्या था, थक जाना, ये मुख्य क्रिया थी, लेकिन इसके नीचे उसने अंडरलाइन नहीं की। इसका मतलब मुख्य क्रिया के नीचे अगर अंडरलाइन नहीं कर रखी है और वाक्य में किसी दूसरी क्रिया के अंदर अंडरलाइन कर रखी है, तो वो है क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा है, क्रिया विशेषण पदबंध। इसके अलावा क्रिया विशेषण के और भी पदबंध होते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से आगरा तक भारत सुंदर है, इस प्रकार से मान लो दे दिया।
अब वो अंडरलाइन क्या करेंगे, यहां तक पे लाके छोड़ेंगे। अब आपने अपने को पता है कि तक जो है वो अव्यय होता है, अब चाहे वो क्रिया विशेषण हो चाहे वो संबंधबोधक हो। तो यहां पे देखिए, क्या ये संज्ञा पदबंध हो सकता है, बोला नहीं हो सकता। क्या ये सर्वनाम पदबंध हो सकता है, बोला नहीं हो सकता। क्या ये विशेषण है, बोला नहीं है। क्या ये क्रिया है, नहीं है। तो लास्ट बचा कौन, क्रिया विशेषण बचा। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होता है। इसके अलावा जैसे मैंने वाक्य लिखा, वाक्य देख लेते हैं अपन, जैसे जैसे हाँ, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, अंडरलाइन होगी, वो आगे कहाँ रुकेगी, धीरे धीरे पे। तो हमें पता है कि धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होता है। जैसे एक वाक्य और लिख लेते हैं, वह शाम से पहले आएगा, ठीक है, और अंडरलाइन मिली आपको यहां से पहले तक, रेखांकित कहाँ मिला, से पहले। तो ये कैसा है, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। बस आपको इतना ही देखना है कि जो रेखांकित किया हुआ वो लास्ट शब्द क्या है। अगर लास्ट शब्द संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, विशेषण है तो विशेषण पदबंध, सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध। अगर वो क्रिया मुख्य क्रिया को साथ में किया गया है, कई बार बोल्ड भी कर देते हैं, मुख्य क्रिया साथ में तो क्रिया पदबंध, और क्रिया को छोड़कर दूसरी क्रिया या फिर क्रिया विशेषण जो स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक हैं, तो वहां पे क्रिया विशेषण पदबंध होंगे। तो दोस्तों ये भी आपका एक टॉपिक और मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और पदबंध जो है वो इसके बाद आपके गलत होने के चांसेस 0% रह जाते हैं। बस आप 4 ऑप्शन है, एक बात मेरी मान के चलिएगा, जब तक चारों ऑप्शन क्लियर नहीं कर लो तब तक पेपर अटेंड मत कीजिएगा, है ना, यानी क्वेश्चन अटेंड मत कीजिएगा। चारों ऑप्शन देखकर ही आप फैसला करें कि किसमें क्या चीज है। याद रखें किसमें क्या चीज है, आप इस बात को विशेष ध्यान रखें। हाँ, तो हम अगला टॉपिक करेंगे लिंग। लिंग टॉपिक के बारे में आप देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान, निशान या लक्षण। तो लिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है कि हिंदी में लिंग का निर्धारण करना कठिन है क्योंकि इनके लिए भाषा के निश्चित व्यवहार का आधार नहीं है। तथापि हिंदी में लिंग निर्णय 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक शब्द के अर्थ लेकर के भी शब्द का अर्थ क्या है, वो अर्थ कैसा है, दूसरा होता है उसके रूप से कि उसका रूप कैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। लेकिन फिर भी अपन बहुत बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखिए, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा अपने नोट्स जो हैं PDF से देखिए। पुल्लिंग, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें लिख रखा है कि मैं जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर टॉपिक। मैं कुछ शब्द बताऊंगा आपको, वो ध्यान से दें। जैसे अगर मान लो संतान और सवारी, चलो पहले पुल्लिंग पुल्लिंग बता देते हैं, है ना। हाँ, मैं आपको मेन चीज बताऊंगा। देखिए पुल्लिंग शब्द, जो इंपॉर्टेंट पुल्लिंग शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुल्लिंग शब्द है, उनको रट लेना। हो सकता है 3 ऑप्शन में आपको मिल जाए। तो देखिए पानी, घी, पानी, घी, मोती, दही, पानी, घी, मोती, दही, है ना। आंसू, याद रखिएगा, आंसू, आलू, आलू, ठीक है, मेरू, ठीक है, वारी, बलि, ये पुल्लिंग शब्द हैं। मैं जो लिख रहा हूं वो पुल्लिंग है। इसके अलावा गेहूं, रास, खेल, वही रास रचना कहते हैं ना, रास, खेल, ठीक है, उल्लू, कौवा, भेड़िया, उल्लू, कौवा, भेड़िया, ये सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। ये जो मैं पुल्लिंग लिखा रहा हूं, पुल्लिंग बहुत से शब्द हैं, वे शब्द जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, मैं वही शब्द लिखा रहा हूं। जैसे साधु, ठीक है, साधु, मधु, ये बहुत अच्छा शब्द है, मधु, ठीक है, झुंड, समुदाय, समाज, झुंड, समुदाय, मैं बोल भी रहा हूं साथ में, ऐसा मत कहना कि सर राइटिंग बेकार है। समाज, तरबूज, सेव, खजूर, तरबूज, सेव, ठीक है। देखिए सेव शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सेव। हम इसे यूज में लेते हैं लेकिन ये ऑथेंटिक किताब के अंदर लिखा हुआ है। ये एक बहुत बढ़िया चीज है जो गलत भी हो सकती है, लेकिन चूंकि अपने पास NCERT जो नवीन हिंदी व्याकरण उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी उस पर नहीं उलझूंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। खजूर, चम्मच,
हो सकता है गलत है तो डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चम्मच, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं देखिए। स्त्रीलिंग शब्द मैं आपको उभयलिंगी भी बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे आय, जय, झाड़ू, ठीक है, सांस, मोस्ट, देखिए बांस, ये भी शब्द देखिए, ठीक है, पहचान, लाख, ठीक है, रत्ती, जलधारा, रत्ती जलधारा, कोयल, तितली, ये सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, वो शब्द बता रहा हूं। मछली, मछली का मछला कभी नहीं होगा, मछली, चींटी, दीमक, ठीक है, चील, जामुन और तुरई, ये शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, याद रख लेना। इन शब्दों को थोड़ा सा पढ़ लेना। अब याद रखना उभयलिंगी, जो दोनों ही लिंगों में आते हैं, दोनों स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं वाक्य में। जैसे आत्मा, जैसे पुस्तक, ठीक है, पवन, विजय, सहाय और चलन, निम्न में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? अगर उभयलिंगी का कोई प्रश्न आ गया तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैं गारंटेड बोल रहा हूं, एकदम 100%। अगर उभयलिंगी पूछा जाएगा तो इनमें से पूछा जाएगा। ये आत्मा शब्द जो है ये उभयलिंगी शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी तो आप जानते हैं कि इसमें क्या है, लिंग और वचन टॉपिक में क्या है कि वो लिंग कहते हैं कि निम्न से प्राणियों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, फिर कह देते हैं अपवाद, इसके नाम पुल्लिंग होते हैं, फिर कहते हैं अपवाद। तो हर पॉइंट में जब अपवाद है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कौन सा लिंग किस में होगा? तो आप वाक्य को प्रयोग करके ही देखें, ये सबसे अच्छा तरीका है, या उसके रूप से पता चलेगा। लेकिन ये शब्द जरूर याद रखें कि पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है और उभयलिंगी कौन से हैं। क्लियर है? मैं ये मिटा देता हूं। चलिए अगला टॉपिक अपन करते हैं वचन। वचन में भी मैं आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट बता देता हूं, क्योंकि देखिए अब इन पर अपने विस्तार से तो विवेचन करने से रहे। वचन टॉपिक, वचन टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो देखिए अलग अलग तरीके से होता है, जैसे शब्दांत में आ जोड़ दिया वगैरह। एक तो मुझे एक चीज़ लगती है, मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो बता दूं। जैसे ये चिड़िया बुढ़िया, चिड़िया बुढ़िया, डिबिया, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं उनमें क्या होता है, सीधा सीधा एक सिंपल तरीका होता है, चंद्र बिंदु लगा दो और ये बहुवचन बन जाता है। ये क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। एक तो ये तरीका होता है। दीवार का दीवारें, बला का बलाएं, कविता का कविताएं, ठीक है, बाला का बालाएं होगा, दवाई का, हाँ। एक जो इकारांश शब्द होते हैं, जैसे ये इकारांश शब्द होते हैं, उनको जब आप बहुवचन में बनाते हैं तो ई छोटी हो जाती है। एक तो ये बात याद रखें, ठीक है। इसके अलावा जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ, जिनको बहुवचन बनाने में उनके साथ में जैसे जन, गण, वृंद, वर लगाते हैं। जैसे गुरु का बहुवचन जो है वो क्या होगा? गुरुजन, है ना, गुरुजन। ऐसे ही अध्यापक गण, लेखक वृंद, युवा वर्ग वगैरह होते हैं। तो ये कोई खास बात नहीं है। इसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल से स्कूल है, न कि स्कूल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल का बहुवचन क्या होगा, तो गलती से भी आप यूं मत कर देना, ऑप्शन में एक होगा स्कूल्स। आप सोचोगे हाँ अंग्रेजी में स्कूल्स होता है, स्कूल क्या होता है? बुक का, है ना, बुक्स होता है। नहीं, आपको उस समय आपको इसका जो क्या कहते हैं वो बहुवचन इस प्रकार करना है, स्कूलें। जैसे मान लो बुक शब्द है, तो बुक का अगर बहुवचन करना पड़े तो बुकें होगा। क्या होगा? बुकें होगा, ना कि बुक्स होगा। इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रख लेना, ठीक है। और स्कूल, कागज से कागजों, न कि कागजात। जैसे ये बहुत पूछा जाता है, कागज से कागजात नहीं होगा, कागजों होगा, क्योंकि ये हमारी भाषा का शब्द नहीं है, ये बाहरी भाषा का शब्द है। और जो बाहरी भाषा का शब्द हैं उनको आप कागजात, ये तो फिर से उसी भाषा में आपने बहुवचन कर दिया। हमें हिंदी भाषा में करना है, तो हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग इसका बहुवचन सही क्या होगा? कागजों होगा। ये आपके एनसीईआरटी नवीन हिंदी व्याकरण की किताब में लिखा हुआ है। अब मैं बात करूं जैसे हाँ, कौन से सदैव एक वचन में देते हैं, तो देखिए सदैव एक वचन, सदैव एक वचन कौन से होते हैं? सदैव एक वचन देखिए, जनता, वर्षा, ठीक है, हवा, आग, ये सदैव एक वचन में रहते हैं। जनता, वर्षा, हवा, आग, ये सदैव एक वचन में रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और पारिवारिक संबंधों, पारिवारिक संबंधों में वाचक, अकारण, देशज शब्द भी बहुवचन में प्राय यथावत ही रहते हैं।
जैसे चाचा, न कि चाचा, माता, दादा, बाबा। मतलब चाचा का चाचे नहीं होगा, दादा का दादे नहीं होगा, कहीं गलती से कर मत देना, है ना। और रेडियो साथी, ठीक है, मुझे लगता है ये सही है, सही है। जाति से जातियों, रोटियों, अधिकारियों, गाड़ियों, वधु से वधुएं, वस्तुएं, ये ठीक है। हाँ, ये अच्छा फैक्ट है। अगर ऊ या ऊ हो, है ना, ऊ या ऊ हो, तो आप उसको बहुवचन बनाते समय ए करा सकते हैं। जैसे वधु, तो क्या कर देंगे, वधुएं, है ना। ऊ आए तो ए कर सकते हो। और बाकी ठीक है, ठीक है। ये याद रखना भाई, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये लग रहा है, जनता, वर्षा, हवा और आग, ये सदैव एक वचन में रहते हैं, ये सदैव एक वचन में रहते हैं। आप ज़्यादा मत पढ़ना, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो वचन और लिंग के अंदर, तो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट तो मैंने 2-3 चीज़ें बता दी है। एक तो इस प्रकार से जो शब्द आएंगे, चिड़िया, डिबिया, बुढ़िया, तो उनका बहुवचन इस प्रकार से चंद्र बिंदु लगा के होगा। इकारांत होंगे तो बहुवचन करते समय बड़ी ई की छोटी हो जाएगी। और जो गुरु है, लेखक है, उनके साथ में जन वृंद इस प्रकार से लगते हैं, गुरुजन, लेखक वृंद, है ना, युवा वर्ग, युवा का युवा वर्ग हो जाएगा। स्कूल्स विदेशी भाषा हो तो उनका स्कूलें, बुकें, कागजों, इस प्रकार करेंगे, कहीं गलती से उसी भाषा में आप बहुवचन बनाने का प्रयास ना करेंगे। और ऊ आए तो ए कर देना, वधु, है ना, इस प्रकार से। और ये सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द है, जनता, वर्षा, हवा, आग। ये वर्षा तो बहुत बार पूछा जाता है, ये सदैव एक वचन में ही रहते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं लगभग एक वचन में रहते हैं, जनता, हवा, आग। अब इस प्रकार से पानी का क्या बहुवचन होगा, पानी का पानी तो रहेगा। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनका बहुवचन कभी बनता ही नहीं है। तो आज ये एक क्लास और कंप्लीट होती है। ये क्लास हो सकता है मैं सुबह अपलोड कर दूंगा, अभी वो क्लास चल रही है। और लगभग देखिए, वाक्य हो गए, अव्यय हो गए, और वाक्य, अव्यय, पदबंध, लिंग और वचन, 5 के करीब टॉपिक इसमें भी हो गए। अगली क्लास एक व्याकरण की क्लास और दे दूंगा कल शाम से पहले, फिर एक मैं सेकंड लैंग्वेज की क्लास दूंगा। और शिक्षण विधियों की क्लास या तो मैं कल, इस वक्त कल तो लानी ही पड़ेगी किसी कंडीशन पे, कल की कल ही लेके आऊँगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।